सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करी है मैंने। आज अगली कड़ी में हमारा जो पीछे आपने काम किया है, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप से काफी लोगों ने शेयर किया है और जिस उद्देश्य तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर हम लेते हैं उससे कैसे लगन निकालते हैं, लगन निकालने के बाद ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट इन दो टेबलों पे पहुंचने का हमारा उद्देश्य है। इन दो टेबलों से हमें कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर प्रेडिक्शन में कैसे सपोर्ट मिलेगी और प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, इन चीजों पर हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल टेबल जो आपने अभी तक करी है, आप सब लोगों के सामने आज सामने रखी होनी चाहिए। उसका बार बार यूज पढ़ने वाला है और बार बार हमें आप सबलॉर्ड और नक्षत्र को बार बार निकालने के लिए चाहिए। तो आज हम जो हमने अभी तक किया हुआ है, जितना भी टॉपिक हमने करे हैं, उन सब के कंक्लूजन से आज हम एक प्रैक्टिकल सेशन सॉल्व करेंगे और वो प्रैक्टिकल सेशन सॉल्व करने से आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कृष्णमूर्ति को कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोगों के सामने मेरी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लगा हुआ है। 30 आप लिखते, जिनको लिखना है वो नोट भी कर लें और स्क्रीन पे अगर देखना है तो रिकॉर्ड कर लें। एग्जाम्पल है, आज का करंट डेट का ही है 30 अक्टूबर 2022। टाइमिंग भी करंट का ही ले रखा है, ऑलमोस्ट 15:20 का टाइम है फरीदाबाद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने सबसे पहले लगन निकालनी सीखी थी। लगन कैसे निकाली है हमने? मोटा मोटी 15:20 में से 5 घंटे 50 मिनट आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी आज की डेट है 30/10/2022, उसका संपातिक काल आप लोग यहां से भी ले सकते हैं। आपको ISG टूल के अंदर जाकर एफएमरीज में जाएंगे, ओल्ड स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो अक्टूबर ऑटोमेटिक आएगा, देन शो। और 30 संडे है आज का संपातिक काल है 7:42:25। ये 7:42:25 को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें घंटे मिनट में प्राप्त होगी उसको अगेन हाउस टू हाउस टेबल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपकी, उस वैल्यू को एस रियल टाइम जो घंटे मिनट आए उसमें असेंडेंट के सामने वाले कॉलम में जो डिग्री दे रखी होती है वो नोट कर लेते हैं और 30 से डिवाइड करके लगन प्राप्त कर ली जाती है। और जो हमारा सुबह मॉर्निंग 5:30 घंटे से लेकर और शाम तक का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 1 घंटे में आधा डिग्री और ऐड कर दी जाती है। तो जो डिफरेंस आता है वो और ऐड कर देंगे तो आपकी एग्जैक्ट लगभग लगन आ जाती है। अब आपके सामने देखिए, सभी लोगों के सामने इस समय कुंडली में कुंभ लगन है और 26 डिग्री के आसपास लगन खड़ी हुई है। असेंडेंट भाव स्पष्ट के अंदर ये हमारा फर्स्ट लगन कुंभ, और ये जो डिग्री मिनट होती है ये हमें लगन की डिग्री के बारे में बताता है कि हमारी लगन 26 डिग्री की है। यहां तक आप सब लोग पहले भी कर चुके हैं और यहां तक पुरानी क्लास में भी हमने बताया हुआ है। अब जो बात आज के नए दौर की चलती है वो है ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट। इन दो टेबलों को समझना है। यदि आप इन दो टेबलों को समझ जाते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी प्रेडिक्शन करने में। अब सब लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इन टेबलों को आपने लगन तक आप सब लोग पहुंच चुके होंगे, लगन आप सब निकाल भी लेते हैं ऑलमोस्ट, अब जो तरीका बताया है। अच्छा, मैं आप सबको एक चीज भी बता दूं, आप सभी लोग, मैंने आपको एक चीज शेयर कर देता हूं, जिन लोगों को किसी छोटी मोटी इश्यू के कारण कोई परेशानी आ रही हो तो आप IIG कोडोट में कोर्स पे क्लिक करके आपको एक पैनल दिया होगा कोर्स पोर्टल के नाम से। कोर्स पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन या रजिस्टर आपको करवा दिया गया होगा। जिन लोगों ने नहीं कराया है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ लोग वीडियो डिमांड करते हैं, तो वीडियोस कहाँ हैं? वो ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस यहाँ आपकी पड़ी हुई है। आपको एक कोर्स दिया होगा, आप माई कोर्स पे क्लिक कर लेंगे। माई कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहां आपके सामने एक पैनल खोलेगा जिसमें हमने कृष्णमूर्ति एडवांस आधुनिक कृष्णमूर्ति पद्धति आपके सामने शो हो रहा होगा और यहां पर वो वीडियोस पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे
आपके अभी जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ टॉपिक वाइज हमने दे रखे हैं। जैसे यूनिवर्सल टेबल हमने पढ़ाई, यूनिवर्सल टेबल के बारे में कंप्लीट यहाँ पर ये दे रखा है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ग्रह व राशियों के बारे में पहले हमने आपको बता दिया है। लगन निकालना है वो यहाँ पर पढ़ा हुआ है, और भी टॉपिक्स जितने भी हैं, सिग्निफिकेटर्स हैं, टॉपिक वाइज आप उठा के ये पूरी वीडियोस आप देख सकते हैं आसानी से। आज जो हम अभी करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, हम सिग्निफिकेटर्स दो प्रकार के चीजों को अलग अलग करने वाले हैं। एक ग्रह स्पष्ट का क्या यूज होने वाला है और दूसरा भाव स्पष्ट का क्या यूज होने वाला है। ये दो पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट ये कैसे बनते हैं, ये लगन पर आधारित चीजें हैं सारी की सारी। जब आप लगन फाइंड कर लोगे, लगन फाइंड करने के बाद आपको हर प्लेनेट की, हर भाव की यूनिवर्सल टेबल से डिग्रियां मिल जाती हैं, और उन डिग्रियों के माध्यम से आप आसानी से प्लेनेट को और ग्रहों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। अब इनका यूज कैसे करना है, अब हम एक उस पॉइंट पर आते हैं। पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं आपको। सबसे पहले आपने ग्रह स्पष्ट को दर्शाना है। कैसे आप बनाएंगे, एक तरफ यहां पर लिखेंगे प्लेनेट, हर प्लेनेट की एक डिग्री मिनट सेकंड होगा। उसके बाद हर प्लेनेट का एक राशि लॉर्ड होता है, एक नक्षत्र लॉर्ड होता है और एक सब लॉर्ड होता है। अब आपने, जैसे आपके स्क्रीन पर देखिए आप सभी लोग, कुंभ लगन की कुंडली है, ये भी आपके सामने रहनी चाहिए और यूनिवर्सल टेबल भी सामने रहनी चाहिए। पहला प्लेनेट का नाम है सूर्य, सन। सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में 7 नंबर तुला राशि। और कितने डिग्री मिनट का है, 12 डिग्री 52 मिनट का है। आप सभी लोग जानते हैं तुला राशि का स्वामी वीनस होता है, ये आप सभी लोग लिख देंगे शुक्र होता है। अब आप यूनिवर्सल टेबल से सब लोग देखकर बताइए, तुला राशि के अंदर 12 डिग्री पे किसका नक्षत्र आएगा, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तुला राशि में राहु का नक्षत्र होता है, ये आपने राहु लिख दिया। और राहु के बाद जो सबलॉर्ड होगा वो मरकरी का सबलॉर्ड आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपने यूनिवर्सल टेबल से लिखनी है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सूर्य, आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, ये सूर्य कौन कौन से भावों को सिग्निफाई करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये कैसे निकलेगा आप लोग समझ लीजिए इस बात को भी, ये कैसे बनती है बात। अब आपके सामने इसके लिए कुंडली का होना बहुत जरूरी है, कुंडली का होना बहुत जरूरी है। आप देखिए स्क्रीन पे, सब लोग देखिए, आपके सामने कुंभ लगन की कुंडली है, आप देखते चलिए। ये देखिए कुंभ लगन की कुंडली है, 11 नंबर। तुला राशि है, सूर्य तुला में बैठा हुआ है। अब सूर्य वाले कॉलम में 278 लिखा हुआ है। 278 ये कैसे लिखा हुआ है, ये आपको समझना है। अब आपको कैसे समझना है, देखिए सबसे पहले जो प्लेनेट, सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य कौन से हमारे किस भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा दो चीजें नोट कर लें, ये नोट करने वाली चीज है। पहली पॉइंट की चीज क्या है, जब भी मैं भाव की बात करूंगा, जब भी मैं प्लेनेट किस भाव में बैठा है, हमेशा ध्यान रखना, प्लेनेट किस भाव में बैठा है, तो हमेशा भाव चलित कुंडली से बताएंगे। हमेशा भाव चलित कुंडली से आपने नोट करना है। अब मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, सूर्य कहां बैठा हुआ है, आप देखिए अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 8वें भाव में। तो सन के सामने अभी हमने 8 लिख दिया है, 8। दूसरा पॉइंट, हमेशा सूर्य जिस नक्षत्र पर बैठता है उसे नोट करा जाएगा, वो है राहु। अब हम देखेंगे राहु कहां बैठा हुआ है, वो नोट करना है आपने। राहु बैठा हुआ है 2nd हाउस में। और ऊपरले वाले क्वेश्चन में देखिए, आपने जो यहां पर लिखा सूर्य कहां बैठा है, 8वें भाव में। सूर्य की अपनी जो राशि होती है, सूर्य की अपनी राशि कौन सी होती है, सिंह राशि। वो कौन से भाव में पड़ी है,
ये भी आपने नोट करना है। सूर्य की, आप देखिए सभी लोग, सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, सिंह राशि कौन से भाव में पड़ी हुई है? 7वें भाव में। अब ये जो 2 पॉइंट मैंने नोट कराए, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। जब भी मैं भाव की बात करूंगा, जब भी भाव की बात करूंगा तो भाव चलित कुंडली से आप बताएंगे, और जब भी मैं राशि की बात करूंगा वो हमेशा लगन कुंडली से पता चलती है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा इन्हीं में ही कंफ्यूजन बना रहता है कि लोगों को ओरिजिनलिटी फॉर्म ये पता ही नहीं चलती है, राशि कहां से, किस चीज से निकाली जाएगी और भाव कहां से निकाला जाएगा। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सूर्य के सामने 2, 7, 8 कहां से आए, कि सूर्य की कौन कौन सी अपनी राशि है, वो कहां बैठा हुआ है, किसके वो नक्षत्र पर है, वो नक्षत्र लॉर्ड हमारा कहां बैठा हुआ है, और उसकी कौन कौन सी राशियां होती हैं, उन्हें मिलाकर हम हाउस सिग्निफिकेटर तैयार करते हैं। अगला हम लेते हैं, बड़े वाला एक ले लेते हैं जिससे आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। चंद्रमा का लेते हैं। सर ये राहु का फिर क्या किया सर, उसका कहां भाव बैठा है सर, कौन कौन सा उसका नहीं लिखा सर? राहु का कोई अपना घर होता नहीं है, इसलिए केवल उसकी प्लेसिंग देखी कि राहु बैठा कहां पर है, सेकंड हाउस में बैठा है भाव चलित कुंडली में, तो सेकंड भाव को इन्वॉल्व कर लिया केवल ओनली। अगर यहां कोई और प्लेनेट होता तो उसकी राशि को भी इन्वॉल्व करते, जैसा हम अब चंद्रमा में करने वाले हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्लेनेट है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा किसके नक्षत्र पर है? शुक्र के नक्षत्र पर है, ये हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले चंद्रमा किस भाव में बैठा है, भाव चलित कुंडली पे जाइए। चंद्रमा बैठा है 10वें भाव में, आप नोट डाउन कर लें। अब सब लोग बताइए चंद्रमा की अपनी कौन सी राशि होती है? कर्क राशि। 4 नंबर राशि कहां पर पड़ी हुई है? 6ठे भाव में, 6th भाव में, उसे आप नोट कर लें। 6 और 10 यहां इन्वॉल्व हो चुका है। अब शुक्र की बारी, नक्षत्र की बारी है। शुक्र की कौन कौन सी 2 राशियां होती हैं? 2 और 7। आप देख लें 2 और 7 कहां पे पड़ी हुई हैं। जब भी राशि की बात करेंगे तो राशि कुंडली की बात करेंगे, और जब हम भाव की बात करेंगे तो सेकंड भाव चलित कुंडली की बात करेंगे। 4 और 9 ये भी आपने नोट कर लिया। 4 और 2 और 7, यस, 4 और 9। अगला पॉइंट है कि शुक्र बैठा कहां पर है, इसे भी नोट कर लिया जाए। 8th हाउस में बैठा हुआ है, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। अब एक चीज मैं बार बार आपको बता दूं जो लास्ट तक भी यूज होने वाली है। राहु और केतु की कोई अपनी राशि होती नहीं है, तो उनका जो इंपैक्ट आता है, उनका जो रोल आएगा जीवन में, वो जिसकी राशि में बैठते हैं, नोट कर लें पॉइंट, राहु और केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसकी राशि के स्वामी को ही, या ऐसे लिख लें, राहु या केतु जिस राशि में बैठते हैं हमेशा उसके ऑनर, उसके आधिपत्य को राहु और केतु के अनुसार रिजल्ट देने पड़ते हैं। मतलब एग्जाम्पल, यहां आइए आप शुक्र के प्लेनेट पर। शुक्र बैठा है राहु के नक्षत्र पर, और शुक्र बैठा है राहु के नक्षत्र पर। अब यहां इस कुंडली में शुक्र के रिजल्ट को जो देगा वो राहु देगा, और राहु के ऊपर भी किसका रोल रहेगा? शुक्र का, क्योंकि वो किसकी राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है। इसलिए फ्यूचर में जब हम काम करेंगे तो शुक्र की राशियों कहां वो बैठा है, प्लस में राहु कहां बैठा है,
उन सारे नंबरों को इन्वॉल्व करके बोलेंगे। जैसे अभी आप समझिए शनि, शनि पे मेरा कर्सर है। शनि आप देखिए जाके भाव चलित कुंडली में कौन कौन से भाव का स्वामी बना है, पहले और 12वें का। कहां पे बैठा है वो? 12वें हाउस में। तो शनि ने क्या दे दिया? 1 12। शनि किसके नक्षत्र पर बैठा है? मंगल के पर। भाव चलित कुंडली में मंगल देखिए कौन कौन से भाव का स्वामी हो गया है, बड़े ध्यान से देखिए। 9वें 10वें का और एक भाव फर्स्ट दूसरे का, और खुद बैठा है जाके चौथे का। अब शनि के सामने देखिए क्या क्या लिख रखा है मैंने। पहला भाव लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है, 9वां लिखा हुआ है, 10वां और 12वां। आपको अब ये समझ में आने लगे होंगे कि सिग्निफिकेटर कैसे बन रहे हैं। और जो मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे केपी सिग्निफिकेटर, ये वहां से भी वही बनते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो शनि के सामने भी वही लिखे होंगे। ये कॉलम आप देख सकते हैं, 4 12 2 9 10 11 12। इन्हीं को वहां पर आसान भाषा में समझाने के लिए कि जो प्लेनेट किस घर का स्वामी बना है, कहां बैठा है, किसके वो नक्षत्र पर बैठा है, वो कौन कौन से भावों का स्वामी है, उनकी राशियां कहां पड़ी है और वो खुद कहां पड़ा है, इतने सारी इन्वॉल्वमेंट हमें लेनी है। अब राहु केतु को और सॉल्व कर लीजिए जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। राहु देखो, अब आपके सामने मैं राहु को बोल रहा हूं। राहु भाव चलित कुंडली में दूसरे भाव में है, नोट कर लिया आपने। राहु बैठा किसकी राशि में है? मंगल की राशि में। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझो भाई। अब राहु केतु को मंगल के रिजल्ट भी देने होंगे, तो मंगल को भी इन्वॉल्व करा जाएगा। मंगल की कौन कौन सी राशियां हो गई? दूसरी और 10वीं, और बैठा कहां है? चौथे भाव में। अब आप देखो, मंगल में मैंने, राहु में मैंने 4 को भी लिया है, 2 को भी लिया है और 10 को भी लिया है। बचे हुए शुक्र की राशियां आ जाएंगी। शुक्र कहां बैठा हुआ है? देखिए आप सब लोग, 2 7, तीसरा, 8वां, ये आ गए 3 8। आप सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? राहु और केतु को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ जी बोलिए। नहीं कि राहु केतु को राशि कुंडली से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी सारा कुछ मटेरियल है, आपने देखो मैंने 2 वर्ड बताए थे शुरू में ही, इन दोनों वर्डों को दोबारा नोट कर लीजिए। जब भी कभी कोई प्लेनेट किस राशि में बैठेगा, कोई प्लेनेट किस राशि में है, या उसकी राशि की डिग्री बतानी है, तो हमेशा D1 चार्ट यूज होता है। जैसे मैं पूछूं सूर्य कौन सी राशि में बैठा है, आप कहेंगे तुला राशि में। कहां से देखकर बताया? राशि कुंडली, इसको बोलते हैं D1 चार्ट। जैसे लगन कुंडली बोल देते हैं, लगन कुंडली को ही राशि चार्ट बोला गया है। और इससे केवल हम इसे D1 चार्ट भी बोलते हैं, और इससे केवल प्लेनेट की राशि के बारे में डिफाइन किया जाता है। ओनली, बस इतना ही डिफाइन किया जाता है। एल्स पार्ट, अर्थात जो भी बच गया, जितने भी सिग्निफिकेटर बनेंगे, भाव की वैल्यू बताई जाएगी या भाव को आइडेंटिफाई करा जाएगा, वो सभी के सभी भाव चलित कुंडली से देखे जाते हैं। वो सभी के सभी भाव चलित कुंडली से देखे जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे राहु और केतु को कैसे केपी के अंदर डिफाइन करा गया है। तो देखिए, बाकी बचे हुए जितने भी प्लेनेट हैं, जैसे मान लो मैं सन की बात कर रहा था, तो सन के नक्षत्र को देख रहा था और क्या कर रहा था कि प्लेनेट और नक्षत्र स्वामी
कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, और वो कहां बैठे, बस इतना देख रहा था, केवल इतना देख रहा था। बट राहु और केतु के केस में मुझे राहु किस राशि में बैठा है उस राशि लॉर्ड को भी इन्वॉल्व करना है। मान लीजिए राहु बैठा है शुक्र वीनस की राशि में, तो अब मुझे पहले तो ये देखना है, सबसे पहला पॉइंट एक कॉलम एक नंबर, कि राहु खुद कहां बैठा है, सेल्फ, वो खुद कहां बैठा है भाव चलित कुंडली में, एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, राहु जिस राशि में बैठा है वो राशि स्वामी भाव चलित कुंडली में कौन कौन से भावों का स्वामी हो गया और कहां बैठा है। और पॉइंट नंबर 3, राहु का नक्षत्र कौन है, वो नक्षत्र स्वामी भाव चलित कुंडली में कौन कौन से भावों का स्वामी है और कहां बैठा है। इसमें ये 3 पॉइंट इंक्लूड होंगे, बाकी में 2 ही पॉइंट इंक्लूड होंगे। आप हाउस सिग्निफिकेटर टेबल में देख सकते हैं। अब सब लोग स्क्रीन पे सब लोग सॉल्व करिए, खुद से कॉपी पेन उठा के अपना पूरा। अब गुरु के सामने 1, 11, 12 लिखा है, क्यों लिखा है सब लोग बताइए। देखिए एक में तो गुरु बैठा है, ठीक है, 9 नंबर में उसकी राशि है, और 11 नंबर में धनु राशि बैठी है, धनु राशि है। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से जिससे सबको समझ में आए। गुरु नंबर 1 में बैठा है, सबसे पहले प्लेनेट को पिक करना होता है। सबसे पहले देखिए कि खुद प्लेनेट कहां बैठा है, 1 नंबर में। अब गुरु की कौन कौन सी 2 राशियां होती हैं, 9 और 12, तो 12वीं राशि का 6 हो गया, केवल एक ही राशि बची, 11वां भाव बचा। अब उसके बाद बोलेंगे कि गुरु का नक्षत्र कौन है, शनि। शनि खुद कहां बैठा हुआ है, 12वें भाव में। और शनि की कौन कौन सी राशियां होती हैं, 10, 11, और वो कौन से भाव में पड़ी है, 1, 12 में। तो 1, 12 और 11 ये उसके भावों के सामने आ। सभी को क्लियर है। चलिए अब आप सब लोगों ने हर प्लेनेट के सामने ये डिफाइन कर देना है कि एक प्लेनेट कौन कौन से हाउस को सिग्निफाई करता है। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, अब इस पॉइंट पर आने वाले हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि केतु क्या इंडिकेट करता है, 2, 3, 4, 8, अर्थात बड़ा क्लियर है कि केतु जो प्लेनेट है इस कुंडली के अंदर दूसरे, तीसरे, चौथे और 8वें भाव के रिजल्ट्स को देने वाला है। जब भी मैं प्लेनेट की बात करूंगा तो मैं पूछूंगा वो किस भाव को इंडिकेट करता है, और जब मैं भाव स्पष्ट की बात करूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि कौन से कस्प, कौन से भाव को कौन सा प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा है। अब आते हैं हम भाव स्पष्ट बात पर कि भाव स्पष्ट से हमें क्या क्या चीज क्लियर हो रही है। हाँ जी, देखिए नीच और अस्त में कैसे देखेंगे, अभी आपको अभी कुछ भी जानने की मतलब अस्त की और इसकी अभी जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा ये। बट हाँ इतना मैं बता दूं आपको, कोई भी प्लेनेट अपनी नीच राशि जो है उनकी और अपनी जो उच्च राशियां हैं वो उन राशियों में अगर जो प्लेनेट जिस उच्च राशि में बैठेगा वो उच्च अवस्था हो गई, जो नीच राशि में बैठेगा भारतीय ज्योतिष के अनुसार वो नीच हो गई। केवल इतना सा अभी आइडेंटिफिकेशन लेके चलना है। बट ये इस बात से ये बड़ा क्लियर कर दूं, इस बात से इस चीज का बिल्कुल लेना देना नहीं है कि एक प्लेनेट यदि नीच का बैठा है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, एक प्लेनेट यदि नीच का बैठा है और वो सिग्निफाई कर रहा है 2, 3, 4, 8 एंड 12, तो इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो इन भावों के रिजल्ट्स को खराब करेगा या सही करेगा। अभी हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं, भारतीय ज्योतिष से देखेंगे। रीजन अभी केवल इतना सिखाया जा रहा है कि प्लेनेट
क्या सिग्निफाई कर रहा है, और वो भी भावों को। तो ये बड़ा सिंपल है कि अभी देखो बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, दो चीज समझ के चलिए। जो प्लेनेट, अब ये आवाज म्यूट कर लीजिए सब लोग। जो प्लेनेट जिस भाव को सिग्निफाई करेगा उसके वो रिजल्ट देगा। अभी आपको केवल इतना ही मानना है कि वो खराब देगा या सही देगा। ये आइडेंटिफिकेशन आप अभी नहीं कर सकते इस लेवल पे, ये बाद में पता चलेगा। हिंट मैं दे देता हूं, अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट, ये बाद में पता चलेगा कि वो प्लेनेट उस भाव पर उसका दृष्टि संबंध कैसा है, उससे पता चलेगा कि वो खराब देगा या सही देगा, वो बाद की चीज है। पर राइट नाउ आज की डेट में इतना है कि यदि मैंने आपको एक काम अगर असाइन करा है तो उसका सीधा सिद्धांत है कि उस चीज की वैल्यू आपको ही देनी है जिंदगी भर। तो अभी मैंने किसी प्लेनेट को किसी भाव का नॉमिनी बना दिया है। जैसे अब हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे अकाउंट से पैसे निकाले ना निकाले, उस पैसे का क्या करेंगे, अच्छा करें या बुरा करें, वो हम नहीं जानते। वो उस समय के उनके एस्पेक्ट और उनके कर्म पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही अभी हमने प्लेनेट को नॉमिनी बना रहे हैं कि कौन सा प्लेनेट किस भाव का नॉमिनी बन रहा है, केवल इतना कर रहे हैं। और नॉमिनी का केवल इतना ही मतलब है कि भाई इस प्लेनेट का इन भावों पर अधिकार तय हो चुका है, अच्छा है खराब बाद की चीज है। वो अपने घर में कैसा खराब करेंगे अच्छा करेंगे वो बाद की चीज है। दूसरी बात आती है अस्त की। तो केपी के अंदर अस्त नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये अस्त जो हमने लिखे हैं भारतीय ज्योतिष के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं, कोई प्लेनेट अस्त नहीं होता है, ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू केपी। अब हम अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, भाव स्पष्ट। ये भाव स्पष्ट क्या है, बड़ा सिंपल है। इधर कस्प दिए होंगे, भाव दिए होंगे, 1 से 12 भाव। अब 1 से 12 भावों को अब हम प्लेनेट असाइन कर रहे हैं। वहां हमने भाव असाइन करे थे पीछे, यहां हम भाव को प्लेनेट असाइन कर रहे हैं। कि जैसे मैंने इस कुंडली में आप देखिए सब लोग, 7वें भाव को अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रिजल्ट सिग्निफिकेटर हो गया सूर्य। 7th कस्प हाउस का सूर्य यहां प्लेनेट सिग्निफिकेटर है, वो यहां रिजल्ट देगा। ये बड़ा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी कस्प एक से ज्यादा भावों कोई भी कस्प एक से ज्यादा प्लेनेट नंबर आ सकते हैं, और यदि उनकी आपको वैल्यू, उनकी क्षमता को आंकना है तो प्लेनेट के साथ लगे हुए सिंबल के माध्यम से या केपी सिग्निफिकेटर में आप जो फर्स्ट कॉलम है वो वैल्यू मोर सबसे ज्यादा है, बे कॉलम के अंदर उससे कम है, से कॉलम के अंदर उससे कम है, और उससे कम दे कॉलम के अंदर है। ये बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यूज होती हैं। और यहां आप आसानी से हर प्लेनेट, हर कस्प के सामने जो प्लेनेट असाइन हुआ है उसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। कहां से आए हैं, ये कैसे बना है, ये हमारा केपी सिग्निफिकेटर की टेबल से बने हुए हैं, लास्ट टाइम जो मैंने कराई थी आपको। अब जब ये दो टेबलें भावस्पष्ट और ग्रहस्पष्ट आपको समझ में आने लगेंगी कि इन टेबलों का महत्व क्या है, अब यहां से हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि केपी के अनुसार हम प्रिडिक्शन कैसे करें। अब आपका फंडामेंटल्स क्लियर स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई अब हमने जो केपी के अनुसार जो इन भावों को पढ़ा, कस्प को पढ़ा है, कि इनके रिजल्ट्स को कैसे निकाला जाता है। और रिजल्ट्स निकालने के लिए सिंपल 2 से 3 रूल आप नोट कर लें, अब नोट डाउन कर लें। अब जो टॉपिक हमारा मूव कर रहा है, कृष्णामूर्ति पद्धति के अनुसार प्रिडिक्शन कैसे करें, तो ये नोट डाउन करें आप। हमें सबसे पहले भावों, पहला पॉइंट है भावों की जानकारी। आपको भावों की जानकारी होनी चाहिए, किस भाव से क्या आइडेंटिफाई करा जाता है। 1 से 12 भावों की कंप्लीट जानकारी आपको खुद को पता होनी चाहिए। भारतीय ज्योतिष में भी सिखाई जाती है, सब जगह सिखाई जाती है। पॉइंट नंबर 2,
1 से 12 कस्प के उपनक्षत्र व नक्षत्र, 1 से 12 भावों के उपनक्षत्र व नक्षत्र का आइडेंटिफिकेशन या पहचान या उसको निकालना। 1 से 12 भावों की सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का नक्षत्र, इसको सबलॉर्ड बोलेंगे और इसको बोलेंगे सबलॉर्ड इन स्टार या सबलॉर्ड इन नक्षत्र। अर्थात ये यहां जो मैंने नक्षत्र लिखा है, इस सबलॉर्ड का नक्षत्र। अब पॉइंट नंबर 3 नोट करें पहले, जब ये 2 नंबर और क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति, सबलॉर्ड को, बड़े नोट ध्यान से लिखे हैं, सबलॉर्ड को एज ए प्लेनेट काउंट करा जाता है। अर्थात कृष्णमूर्ति पद्धति में जहां जो सबलॉर्ड लिखा होता है, स्पेशली भावों में, ब्रैकेट में लिख देना, भावों की बात चल रही है, क्योंकि ग्रहों के सबलॉर्ड का अलग मीनिंग होता है, भावों के सबलॉर्ड का अलग मीनिंग होता है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। इसलिए यहां नोट करके लिखें, अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति, भावों के सबलॉर्ड को एज ए प्लेनेट काउंट करा जाता है और उस प्लेनेट का नक्षत्र देखा जाता है, इसलिए ऊपर लिखा है सबलॉर्ड इन स्टार। जैसे एग्जांपल अब और ज्यादा क्लियर होने वाला है। अब मैं, आप सब लोग स्क्रीन पे देखिए 1 मिनट के लिए, मैं पूछता हूं चौथे भाव का सबलॉर्ड कौन है? चौथे भाव का सबलॉर्ड है शनि। देखिए ऊपर एसएल के कॉलम में मैं जाकर यहां देख के बता रहा हूं, शनि। सब लोग एग्री हैं इस बात से? अब ये जो सबलॉर्ड मैंने बोला, 4th कस्प सबलॉर्ड, अब ये बोलने की भाषा में हमेशा सबलॉर्ड ही बोला जाएगा, परंतु केपी में इसको प्लेनेट माना जाता है। ये ही सोर्स है मेरा, ये सबलॉर्ड को ही, इस प्लेनेट को ही सोर्स माना जाएगा, उत्पत्ति यही मानी जाएगी मेरी, यही मेरी उत्पत्ति है। सबलॉर्ड को केपी के अंदर भावों में प्लेनेट काउंट करा जाता है, ये अंडरस्टूड है, बार बार नहीं बोला जाएगा, कहीं भी कहीं बुक में नहीं लिखा मिलेगा, इसलिए उसे सबलॉर्ड ही कहा जाता है, पर उसे प्लेनेट की तरह ही काउंट करा गया है। और जब उसके नक्षत्र की बात करेंगे, सबलॉर्ड इन स्टार, अर्थात शनि किस नक्षत्र में बैठा है ये देखना होगा। अब आप ऊपर देखिए, ग्रह स्पष्ट टेबल में देखिए सब लोग, शनि किस नक्षत्र में बैठा है? ग्रह स्पष्ट टेबल में शनि, में कॉलम देखिए कर्सर, शनि मंगल के नक्षत्र पर बैठा है, यस या नो? शनि मंगल के नक्षत्र पर बैठा है, यस? यस। और इस बात को मैंने इजी करने के लिए देखिए सब लोग, भाव स्पष्ट टेबल में जो सबलॉर्ड परसेंटेज है उसके बाद एक कॉलम दे रखा है एसएल इन स्टार। चौथे भाव का सबलॉर्ड कौन हो गया, ये लिख दिया मैंने इस कॉलम में, मंगल। क्लियर हो गई बात? तो जब आप अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति जब प्रेडिक्शन करेंगे, भावों की जानकारी होनी चाहिए, 1 से 12 भावों के कस्प और सबलॉर्ड अर्थात सबलॉर्ड इन स्टार की जानकारी होनी चाहिए। और यहां पर कृष्णमूर्ति पद्धति में सबलॉर्ड को प्लेनेट माना जाता है, वो प्लेनेट किस नक्षत्र पर बैठा है उसे सबलॉर्ड इन स्टार बोलते हैं, ये अंडरस्टूड बात है। ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्लेनेटों के सिग्निफिकेटर। जो प्लेनेट हमारा क्या सिग्निफाई करता है, अर्थात हाउस सिग्निफिकेटर्स हमें पता होना चाहिए। हाउस सिग्निफिकेटर के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लेनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है। यस। और देन फिर आपको यहां ये जो मैं 5वां पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये सबसे लास्ट की बात है, अभी आपको नहीं आएगा समझ में,
फिर आपको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे जब बात करूंगा कि किसी की शादी होनी चाहिए मैरिज के बारे में, तो आपने हमेशा सुना होगा 2, 7, 11। चाइल्ड के लिए 2, 5, 11। अगर किसी को कोई जमीन खरीदनी है 3, 4, 4, 11, 12। अभी ये रूल्स अभी आपको बनाने आ जाएंगे, को घबराने की बात नहीं, इनके तरीके हैं, रूल्स बन जाएंगे। तो जब हम इन 5 स्टेपों को लागू कर देंगे तो आपको आज की डेट में ही 50 to 60% आप प्रेडिक्शन निकालना स्टार्ट कर देंगे। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक था। अब और आगे बढ़ेगा ये टॉपिक कि अब ये सिग्निफिकेटर्स को एक एग्जांपल के तौर पर मैं पूरा दर्शाऊंगा कि कैसे रिजल्ट निकाले जाते हैं। अब आप सब लोग देखते चलिए, बहुत सिंपल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कंप्लीट। आप सब लोग केवल इतना मान के चलें, आपसे कोई पूछने आया है विवाह के बारे में, तो पहला पॉइंट कौन से भाव से देखते हैं विवाह? 7th कस्प से। 7वें भाव से विवाह देखते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। आपने लिखना है 7th कस्प इज इक्वल टू सबलॉर्ड। 7th कस्प सबलॉर्ड इज इक्वल टू, नोट करके बताइए मुझे 7वें भाव का सबलॉर्ड कौन है? केतु। और उसके नीचे लिखते हैं नक्षत्र, ये ब्रैकेट में अंडरस्टूड होगा, ऐसे लिखा जाएगा हमेशा, सबलॉर्ड इन स्टार इज इक्वल टू नक्षत्र। अब मैं लिखूंगा नहीं, अंडरस्टूड हो गया है। नक्षत्र लिखने का मतलब है सबलॉर्ड इन स्टार। तो 7th भाव का सबलॉर्ड इन स्टार कौन है? राहु, ये लिख दिया। अब आपने केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है? गृहस्पति टेबल में जाके बताना है। केतु सिग्निफाई कर रहा है 2, 3, 4, 8। राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 8, 9, 10। अब जो भी सबलॉर्ड और नक्षत्र के सिग्निफिकेटर आए उनको कंबाइन कर देना है, और जो कॉमन है उनको फिल्टर कर देना है। 2, 3, 4, 8, 9 एंड 10, ये आपके कंबाइंड सिग्निफिकेटर आ गए। ये आपके कंबाइंड सिग्निफिकेटर आ चुके हैं। यहां तक ऐसे आपको इंडिकेट करना है। अब यहां पर अगला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अप्लाई रूल। अब रूल क्या कहता है? अब रूल कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में शादी होती है तो 7वें भाव का जो सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड 2, 7, 11 है, यदि किसी एक को भी सिग्निफाई कर दे तो मैरिज होगी अवश्य। ये रूल है। अब यहां पर 2, 7, 11 में से क्या इंडिकेशन आया? 2 का इंडिकेशन आया। यस सिग्निफाई, आप कहेंगे यस, रूल इज प्रॉमिस्ड। रूल ने प्रॉमिस्ड कर दिया है कि मैरिज अवश्य होगी। अभी यहां तक आप पहुंच रहे हैं कि केवल रूल में से, रूल के सिग्निफिकेटरों में से, कंबाइंड सिग्निफिकेटर में यदि एक सिग्निफिकेटर भी आता है तो वह कार्य की पुष्टि का होना बताता है। यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां तक अगर सबको क्लियर है, जितना मैंने ये पॉइंट बताया अभी तक, यहां तक सबको क्लियर है? केवल 7वें भाव का, ओनली 7th हाउस का, केवल 7th हाउस का सबलॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड देखना है कि वो हाउस सिग्निफिकेटर क्या क्या इंडिकेट करते हैं, उनको कंबाइन कर लेना है। और
रूल अभी आपको दे दिए जाएंगे अभी तुरंत ही, और मैं ये बता दूंगा ये बनते कैसे हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं याद करना 2 7 11 क्यों आया है, आप सब लोगों को बताऊंगा तो ये सब समझते चले जाएंगे। जैसे 2 7 11 की बात कर लेते हैं। आप सब लोग मुझे ध्यान से बताइए, पत्नी कौन से भाव से देखी जाती है? 7वें भाव से। पत्नी का अपना खुद का घर कौन सा माना जाएगा, ये बता दीजिए। पत्नी का अपना घर कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका खुद का अपना घर कौन सा है, निजी कुटुंब कहां से देखते हैं? सेकंड हाउस से। तो पत्नी का निजी परिवार कौन सा भाव हो गया? सेम नहीं, 7वें से दूसरा 8वां भाव उसका निजी कुटुंब हो गया पत्नी का। इसलिए तो कहते हैं 8वां भाव बहुत ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, ससुराल से नहीं बनेगी। अच्छा, उसी को ससुराल बोलते हैं 8वें भाव को। अब समझिए, अब हम 2 की बात क्यों कर रहे हैं? जब भी पत्नी हमारे पास आएगी तो 7वें से 8वां घर गिनिए, ससुराल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो गिनिए 7 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने ससुराल में आ गई नहीं आ गई? तो 2 नंबर इन्वॉल्व हो गया। 7वां एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है पति पत्नी का। अर्थात जब भी हम कहीं भी जोड़ी की बात करेंगे, साझेदारी की बात करेंगे, या व्यापार में साझेदारी की बात करेंगे, या जुड़ाव की बात करेंगे, जहां भी 2 लोगों को आप इकट्ठा करना चाहते हो तो 7वां भाव होता है हमेशा। और 11वां सक्सेस, इच्छा पूर्ति, कि मैं शादी में जाना चाहता हूं। जहां भी क्वेश्चन इच्छा पूर्ति का आ जाए, जहां वर्ड में ये लगे मैं करोड़पति बन सकता हूं क्या, मैं ये कर सकता हूं क्या, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं, जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति है वो 11वां भाव है। तो कॉम्बिनेशंस हमेशा जितने भी दिए गए हैं वो लॉजिकल हैं, ऐसे नहीं उठाया गया अपनी मर्जी से। क्योंकि यदि मैं आपसे अगर आगे फ्यूचर की बात, अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास, बहुत डीप क्लास होती है। यदि कोई ये पूछने लगे शादी से पहले कि मुझे मेरा ससुराल कैसा मिलेगा, कौन से भाव से देखेंगे लोग बताइए? अब लड़की ने क्वेश्चन करा है, लड़की ने क्वेश्चन किया है मेरा ससुराल कैसा मिलेगा, उसका सेकंड हाउस, अरे दूसरे भाव से देखेंगे महाराज, हो दूसरे कस्प से देखेंगे। हाँ जी, तो अभी और डीप, अभी चलेंगे डीप में ले जाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी हमने रूल को अप्लाई केवल इतना करना है कि यदि उस कॉम्बिनेशन में से एक भी सिग्निफिकेटर आ जाता है तो रूल प्रॉमिस कर जाता है। यहां तक सब लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। और बस अब एक चीज और मुझे बतानी है कि जिससे आप और अपने प्रेडिक्शन में आज में परसेंटेज में और वृद्धि कर सको। यदि इधर देखिए सब लोग ध्यान से, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, पॉजिटिव हाउस एंड नेगेटिव हाउस, ये अगला मतलब रूल नंबर जो भी सीक्वेंस चल रहा होगा उस रूल का अगला पार्ट है ये। अब हमेशा जो सिग्निफिकेटर आएंगे, जैसे मैरिज के लिए पॉजिटिव सिग्निफिकेटर क्या हो गए, 2 7 11। केपी के अंदर एक विशेष खासियत है, यदि किसी भी प्रकार से जो सिग्निफिकेटर आए हैं, यदि उसका नगेट मायने एक भाव पिछला 1 6 और 10, यहां पर नेगेटिव नंबर, शादी के लिए पहला भाव, छठा भाव और 10वां भाव नेगेटिव भाव है, यदि ये प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य होगी लाइफ में। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, दोबारा रिपीट करने दें मुझे। यदि पॉजिटिव सिग्निफिकेटर के साथ साथ नेगेटिव सिग्निफिकेटर भी उस कॉम्बिनेशन में आ रहे होंगे और पॉजिटिव सिग्निफिकेटर कम पड़ जाए, नेगेटिव सिग्निफिकेटर ज्यादा हो जाए,
तो उस भाव में कमी हो जाती है। बस इतना याद रखें, अभी किसी प्रेडिक्शन पे ना जाएं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लें। किसी भी भाव में जो आप मुझसे पूछते थे बार बार कि सर उसको भाव को कैसे कंसीडर करेंगे कि कमी हो गई है, वृद्धि हो गई है या अच्छा है, ये हमेशा यदि पॉजिटिव सिग्निफिकेटर की ग्रुप कॉम्बिनेशन में कमी पड़ जाए, जैसे यहां देखिए 2 7 11 में से केवल 2 है और नेगेटिव में से कितना है 1 6 10, केवल 10 ही है, तो बराबर बराबर हो गया, रूल बराबर 50-50 हो गया। तो लाइफ भैया ठीक है आपकी 50-50 होगी, आपकी शादी वाला जो सिस्टम पूछ रहे हैं 50-50 होगा। यदि नेगेटिव रूल ज्यादा आ जाए तो भाव में कमी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाए तो वृद्धि हो जाएगी। बस इतना नोट कर ले आप। सर अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो मतलब अच्छी शादी है ऐसा? हाँ, वो उस भाव में वृद्धि हो गई। अभी शादी देखो, अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के सोचना और बोलना है, तोलना है। अच्छी शादी का मतलब क्या आप दहेज से मांग रहे हैं या लड़की से मांग रहे हैं, ये क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है। अगर दहेज से मांगेंगे तो 8th हाउस, और अगर अच्छी लड़की चाहिए तो 7th हाउस। मैंने इसलिए वर्ड भाव क्या लगाया है, उस भाव में, सेम वर्ड लगा दिया मैंने, उस भाव में कमी या वृद्धि हो जाएगी। नहीं, आप किसी भी रूल के दुनियादारी को भूल जाए, सब कुछ बिल्कुल खराब करेगा। यदि शादी के लिए बता दूं, मैरिज के लिए 10th हाउस नेगेटिव हाउस होता है। अभी कोई भी रूल किसी भी तरह का दिमाग में ना रखें, फेयर रखें। जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए अब पूरी जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। आप कह रहे हैं कि 2 7 11 ये पॉजिटिव हाउस है, मैंने सिंपल वर्ड लगा दिया अभी 1 6 10 ये नेगेटिव हाउस है, सिंपल। और रही कुंडली की बात एग्जांपल की, तो भरे पड़े, अभी तो मैं लगाऊंगा जब दिखा दूंगा आपको। जिसकी कुंडली में 1 6 10 भाव किसी का भी आ रहा हो, आप उठा के देख लेना। 7वें भाव के सिग्निफिकेटरों में 1 6 10 पूरा अगर आ रहा हो तो उसकी मैरिज लाइफ नॉट गुड, अच्छी नहीं होती। वो किसी का भी उठा के देख लेना, अभी लाइव क्लास में आप चला के देख लो। जिन जिन लोगों को परेशानी है जीवन में, आप उठा के देख लेना। अब आते हैं इसी मुद्दे को और बारीक से समझने के लिए कि मैंने अभी तक आपको प्रेडिक्शन करने के तरीके पर लेके जा रहा हूं कि कौन से कस्प, सबलॉट और नक्षत्र को कंबाइन करके क्या क्या वो रूल्स अप्लाई करने से क्या रिजल्ट मिलता है। अब सब लोग बुक खोल लें और पेज नंबर 19 निकाल लें। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन पे आप लोग देखिए, मैंने इजी कर दिया है इसलिए। अब क्योंकि अपने जो फंडामेंटल है अपने, वो थोड़े से लोगों से हटके हैं, और हटने का मतलब इसलिए है कि जितना भी हम करेंगे उसी से प्रेडिक्शन करेंगे। ये हमारा हमेशा से रहा है कि जितना आज आपने पढ़ लिया उससे प्रेडिक्शन हो जानी चाहिए। अब मैं आपको ऐसे फंडामेंटल बता रहा हूं कि आज सेम डे से ही आप प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपने, अब देखना बड़े ध्यान से। मैंने एक बात बोली है, 1 से 12 भावों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस कस्प से क्या देखा जाता है, किस भाव से क्या देखा जाता है। अब 1 से 12 भावों के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को नोट करके आपने कंबाइन सिग्निफिकेटर में ले आना है। और कंबाइन सिग्निफिकेटर में लाने का मतलब है, बड़े ध्यान से देखें आप सब लोग, यदि मैं पहले कस्प की बात कर रहा हूं, पहले भाव की बात कर रहा हूं, यदि एग्जाम्पल के लिए मान के चले पहले भाव का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए 1 2 3 5 8 10 12 इतने भावों को सिग्निफाई कर रहा है, तो इनको पढ़ते कैसे, इनके रिजल्ट क्या है, इनको रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करके लिखें, क्या लिखोगे आप, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए सब लोग स्क्रीन पे देखिए, यदि पहले भाव का, पहले कस्प का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड
पहले ही भाव को सिग्निफाई कर दे तो क्या लिखेंगे? आप पढ़ के बताइए। वो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में और प्रयासों में सफलता देता है। यदि पहले भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दूसरे कस्प को इंडिकेट करता है तो आपको क्या क्या होगा? पहला भाव है, पहला भाव से क्या क्या देखते हैं आप लोग बताइए सब लोग। फर्स्ट हाउस से हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है? मान सम्मान, बहुत सारी चीजें। वेरी गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो पहला भाव है वो मेरा तन है। अब मेरा फर्स्ट हाउस में कुछ चीज देखना चाह रहा हूं। एक भाव के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पहले भाव की बात करें तो बहुत से लोग उसको तन भाव बोलते, तनु भाव, तन भाव। दूसरी बात करें नेक्स्ट लेवल की तो रंग रूप, मेरे फीचर्स, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर। और भी अधिक डिटेल में जब जाएंगे तो वहां से हमारा चरित्र देखा जाएगा, आयु देखी जाएगी, बहुत कुछ देखा जाएगा। अब जिस भाव की बात होती, जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड छठे भाव को इंडिकेट करता है, तो आप क्या लिखेंगे? आपको अपनी बॉडी में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, पढ़िए आप। छठे भाव में क्या लिखा हुआ है? छठे भाव के सामने कॉलम पे बीमार होना। हाँ, अब एक एक वर्ड को समझते चलिए, बस यहीं से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी भी कुंडली में पहले कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड छठे भाव को इंडिकेट कर देता है तो 100% वह व्यक्ति अपने जीवन में अधिक बीमार होता है, संक्रमण उसे अधिक होंगे, बार बार प्रॉब्लम आएगी। और जो ये चीजें मैंने लिखी हैं ये उस चीज पर आधार होकर लिखी हैं जो प्रैक्टिकल में पाई गई है। इससे आपको अब कैसे प्रेडिक्शन करनी है, अब आपको ये भावों की थोड़ी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे छठा भाव जो होता है उससे आप अपने मामा को भी देखते हैं, अपनी स्वच्छता को भी देखते हैं, आप कितने अटैचमेंट होंगे नौकर सेवकों से वो भी देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, प्रतिरोधक क्षमता भी देखते हैं। इतनी सारी चीजें हम एक ही भाव से देखते हैं। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, आपका दूसरा भाव आठवें भाव को इंडिकेट करे तो बताइए क्या प्रेडिक्शन होगी? सब लोग बताइए। चोट लगना और ये हिंट हो गए, एक्सप्लेन आप खुद कर लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब भी किसी, अब मान लो क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा भाव वो व्यक्ति पूछ रहा है, सामने देखिए एक बार ब्लैक बोर्ड पे, उसने बड़ा सिंपल, अभी क्वेश्चनों पे सब कुछ टिका हुआ है। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन में कौन कौन से कार्यों से धन मिलेगा, कौन कौन से कार्यों से धन मिलेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले आप कभी इतना नहीं सोच पाएंगे, ये भी बता दूं। अब आपको सिंपल देखना है, धन कौन से भाव से देखा जाता है? सेकंड कस्प से। सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को मिला के जो भी कॉम्बिनेशन आए, अब देखो समझदारी आपके ऊपर है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात को। सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मिलाकर 1, 3, 5, 8, 10, 12 को देता है। अब इनके रिजल्ट्स ये हो गए कि दूसरा भाव पहले भाव के माध्यम से भी धन कमा सकता है, यह व्यक्ति तीसरे भाव के माध्यम से भी धन कमा सकता है, 8वें के माध्यम से भी कमा सकता है, 10वें के माध्यम से भी, 12वें के माध्यम से भी। इनके रिजल्टों को देखना है तो यहां पे आप देख लेना, बुक में दिए हुए हैं, सारी चीज बुक में दी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि यार आपने तो बहुत सारे बता दिए, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। एक्यूरेट 100% मैं किस कार्य में जाऊं जहां मुझे काम करने में सफलता मिल जाए, तो आप कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल तरीका है। हमेशा
ध्यान से सुनो, इधर सामने लोग देखो, सब लोग हमेशा सेकंड कस्प के केपी सिग्निफिकेटर टेबल में जाना है, यहां पर जाना है। देखिए सब लोग, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं, केपी सिग्निफिकेटर में जाना है।